हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट सुप्रीम। तो आज हम करने वाले हैं दैट इज ग्लाइकोलिसिस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑफ क्लास 11 का। सबसे पहले हमारे पास यहाँ दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रीथ करता है, बट यहाँ पे बताया गया है कि ब्रीदिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और जो ब्रीदिंग है और रेस्पिरेशन है उसमें मेनली डिफरेंस क्या है। हम ब्रीदिंग जो है एक्चुअली बात करते हैं जब ब्रीदिंग की। द वर्ड ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इनसाइड एयर। बेसिकली हम एयर इनटेक करते हैं एंड एयर ही फिर हम एक्सेल करते हैं। तो ये जो इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, CO2 को बाहर निकालना चाहते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड ब्रीदिंग। जबकि जो रेस्पिरेशन है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग। वो जो है स्पेसिफिकली फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की नीड है फॉर डूइंग इट्स वर्क। कोई ऑर्गेनिज्म अगर स्टिल भी है, शांत भी खड़ा है, स्टिल टू कंटिन्यू इट्स लाइफ उसको कुछ एनर्जी की जरूर पड़ेगी। यू मे वंडर एट द सेवरल क्वेश्चंस रेज्ड अबव, they may seem to be very disconnected, but in reality the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. तो इस बात को आप ध्यान रखें कि ब्रीदिंग से जो है हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, और जो ऑक्सीजन है दैट प्लेज अ मेजर रोल इन in the use of different substrate, different food materials to release energy. All the energy required for life process is obtained by oxidation of some macromolecules that we call food. ये आपको पता है कि जो भी हम फूड इंटेक करते हैं उसमें कुछ न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। इन सब के नाम तो आपने पहले भी सुन रखे होंगे। सो इन सारी चीज़ों को हम बेसिकली यूज़ करते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं, इनको किसी तरीके से हम यूज़ कर पाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। टू रिलीज एनर्जी, जिस एनर्जी को हम डिफरेंट यूजेस में ला सकते हैं फॉर कंटिन्यूइंग अवर लाइफ. Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food. By the process of photosynthesis, they trap light energy and convert it into chemical energy. ये आप ध्यान रखें कि जितने जो भी हमारा फूड प्रोडक्शन है पूरी की पूरी अर्थ पे, वो सारा का सारा जो है वो ग्रीन ऑर्गेनिज्म करते हैं। ग्रीन ऑर्गेनिज्म से मतलब है कि प्लांट्स हैं हमारे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा, और कुछ जो है स्मॉलर प्लांट्स है, जैसे कि हम क्योंकि प्लांट्स से हम समझते हैं जो लार्जर ट्रीज हैं, हर्ब्स एक्सेट्रा है, जैसे ब्रायोफाइट्स, एल्गी, ये सब जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये बताया गया है कि जो हम फूड जो भी हमारे पास है दैट इज बेसिकली सिंथेसाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा। और ये जो है वो प्रोसेस सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और इससे बेसिकली हमारा जो बनता है दैट इज ग्लूकोज विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज और स्टार्च, और इसी फॉर्म में प्लांट्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। सो बेसिकली हम जो फॉर्म होता है दैट इज ग्लूकोज, राइट। हेंस फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल द नॉन ग्रीन पार्ट्स, क्योंकि प्लांट्स में जो है सारे के सारे जो सेल्स हैं, जितने भी सारे के सारे पार्ट्स हैं, उन तक ना लाइट पहुंच पा रही है और ना वो सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट बेयरिंग है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो उन सारे पार्ट्स तक हमें किसी तरह फूड को पहुंचाना होगा फॉर देयर रेस्पिरेशन एंड फॉर देयर एनर्जी नीड्स। यहाँ पे लिखा है एनिमल एंड हेट्रोट्रॉफिक। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि ये मैंने बताया था क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में कि एनिमल्स के लिए जो है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है दैट इज एंड ऑल द एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक। नो ऑर्गेनिज्म कैन बी, नो एनिमल कैन बी होम कैन बी फोटोसिंथेटिक, राइट। डायरेक्टली हर्बीवोर्स हो सकते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट्स को ईट कर सकते हैं, उनके प्लांट पार्ट्स को, फ्रूट्स को एक्सेट्रा को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और इनडायरेक्टली कॉल्ड कार्निवोर्स, यानी पहले कोई और ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को खाता है एंड देन वो उस ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। सो इनडायरेक्टली they are feeding on the plants only, on the green organisms only. Saprophytic like fungi are dependent on dead and decaying matter. Again वो dead and decaying matter जो है वो भी या तो प्लांट का होगा या फिर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का होगा जिसने अगेन किसी प्लांट को ही खाया होगा, राइट। उसके बाद आप देखते हैं दिस चैप्टर डील्स विद सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कही गई है, वो रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर सबस्ट्रेट को या फिर कह सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करती है एंड इट हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो कि हम आगे देखेंगे, जिसको हम आगे चल के डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, राइट। आगे लिखा है और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP, ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड
of complex compound through oxidation within the cell leading to the release of considerable amount of energy is called respiration. Respiration की जो basic definition है यहाँ से लेके यहाँ तक, this is extremely important. ये बात अगर आप ये line अगर word to word आप याद रखें तो अच्छा रहेगा. The breaking of carbon-carbon bonds of complex compound through oxidation within the cell leading to the release of considerable amount of energy is called respiration, right? The compounds that are oxidized during this process is called respiratory substrate. Respiratory substrate होते हैं कुछ ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी या फिर जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने भी कंपाउंड्स अवेलेबल हैं इन द सेल, हम सबको ब्रेक डाउन करके जो है एनर्जी रिलीज करवा सके. जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास, कुछ खास तरह के लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, उन सबको हम ब्रेक डाउन इस तरीके से नहीं करते. तो यहाँ स्लो और स्टेप वाइज रिएक्शंस कराई जाती है जिनमें हर स्टेप में थोड़ी सी एनर्जी कंट्रोल्ड enzymes and is trapped as chemical energy in the form of ATP. यानी कुछ स्पेशल एंजाइम्स ऐसे वर्क करते हैं और फिर जो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है उसको एक एक करके ATP यानी एक एक ATP मॉलिक्यूल में स्टोर करते जाते हैं. ATP इज बेसिकली एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, आपको पता होगा. सो इट बेसिकली हेल्प्स इन कंटेनिंग द एनर्जी. इसमें 3 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं जिनके बीच में आपने देखा होगा कि इस तरीके से उन बॉन्ड्स को दिखाया जाता है. ये होता है हाई एनर्जी बॉन्ड का सिंबल. फिर हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि जितनी भी हमारी एनर्जी है उसको बेसिकली ATP के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है और ये जो है हमारी एनर्जी करेंसी के फॉर्म में जो है वर्क करती है इन द सेल, राइट. तो एनर्जी करेंसी बन जाती है सेल की. यानी किसी भी जगह पे अगर एनर्जी चाहिए तो वी बेसिकली यूज द ATP वहाँ पे जाता है, उसके फॉस्फेट बॉन्ड टूटते हैं और वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक हो जाता है और जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, राइट. उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूसेस CO2 and H2O एज एंड प्रोडक्ट्स यील्ड एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट एज हीट. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी कुछ रिलीज हुई है एंड दिस इज द एक्चुअली फाइनल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस. अगर हम इसे रिएक्शन में बांध सकें तो हम यही रिएक्शन फॉर्म कर पाएंगे, दैट इज ग्लूकोज प्लस 6O2. यहाँ पे ग्लूकोज हम इसलिए कह रहे हैं कि मोस्टली ग्लूकोज यूज होती है. हाउ एवर दिस कैन बी फ्रक्टोज और सम अदर सेम आइसोमेरिक और सम अदर आइसोमेरिक carbohydrate also, right? So C6H12O6 plus 6O2 converts into 6CO2 plus 6H2O and बाकी जो है एनर्जी रिलीज होती है and most of its this energy is in the form of heat. और ये जो है हीट जो है हेल्प करती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. हम यहाँ पे जो है रेस्पिरेशन के पार्ट्स देखने वाले हैं. सबसे पहले हमारा आता है ग्लाइकोलिसिस, देन हमारा आता है लिंक रिएक्शन जो कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन. ये एक वन स्टेप रिएक्शन है जिसमें NADH का रिलीज होता है, आपको पता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लिंक रिएक्शन. उसके बाद आपका क्रेब साइकिल और क्रेब साइकिल से जितने भी NADH, GTP और FADH एक्सेट्रा रिलीज होते हैं, इन सबको अगेन ATP में कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअली GTP कैन बी कन्वर्ट डायरेक्टली यूज्ड बट FADH एंड NADH को अगेन ATP में यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी हमारी एनर्जी नीड है दैट कैन बी ओनली फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ ATP ओनली. NADH और FADH डेफिनेटली एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं बट दे कैन नॉट बी यूज्ड. तो उनको जो है अगेन ETS या ETC जो आप कहें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसकी मदद से जो है इन दोनों को भी वापस ATP में कन्वर्ट कर लिया जाता है, राइट. तो हम ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट करते हैं. ग्लाइकोलिसिस को आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसको जो है EMP पाथवे भी कहा जाता है. EMP पाथवे क्यों कहा जाता है इसका, ये 3 साइंटिस्ट ने दिया था, गस्टव एम्डन, ओटो मायरफ एंड जे पार्नस. इन तीनों के नाम आप ध्यान रखें. एटलीस्ट इनके जो EMP नाम है यानी कि एम्डन, मायरफ और पार्नस, ये तीनों नाम आप जरूर याद रखेंगे बिकॉज समटाइम्स ये जो है EMP पाथवे के नाम से भी आ जाता है एंड यू माइट गेट कंफ्यूज्ड, राइट. तो इन नामों को भी आप ध्यान रखेंगे. एंड इज ऑफन रेफर टू एज द EMP पाथवे एज आई टोल्ड यू. इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन. यानी जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है बेसिकली जो है वो जो हमारा जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है उसमें प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बेसिकली सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही होती है. उनमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही हो रहा होता है क्योंकि बाकी की जो प्रोसेस है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. और माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता है कि एनारोबिक जो ऑर्गेनिज्म है उनमें होता नहीं, क्योंकि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म मोस्टली जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, राइट. आगे हम देखते हैं इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज partial oxidation to form 2 molecules of pyruvic acid. In plants, this glucose is derived from sucrose
which is the end product of photosynthesis or from storage carbohydrates। तो हम सबसे पहले इसका जो है एक क्विक समरी टाइप देख लेते हैं, जो कि हमें डायग्राम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है राइट हियर। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज किया गया है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज व्हाट, C6H12O6। इसको जो है वो सबसे पहले यूज किया गया है फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में आप देख रहे हैं कि कुछ जो है वो एटीपी यूज भी हो रही है एंड देन कुछ एटीपी आप देख रहे हैं कि वो रिलीज भी होगी। तो हम इन सारी प्रोसेस को बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो है वो मेन पार्ट है। बट इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक द वीडियो, इट हेल्प्स मी टू मेक बेटर वीडियोज फॉर यू, ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से नॉलेज को आपके साथ शेयर कर सकूँ और आपके जो है एग्जाम्स को और भी ज़्यादा बेटर बना सकूँ। आपके लिए हार्ड चैप्टर्स को जो कि आपको हार्ड लगते हैं उनको आपके लिए ईजी बना सकूँ। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और साथ में अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए और भी बेटर वीडियोस आ सकेंगी। ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ क्योंकि दिस विल रियली हेल्प यू अलॉट। ये मुझे पता है कि ये वीडियोस जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली हैं एग्जाम्स में। ये जो है सारी के सारे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक्स जो है वो कवर कर रही हैं। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, जो कि नीचे आपको दिख रहा होगा, और रेड कलर का वो सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर क्लिक कर दें, इट रियली हेल्प्स राइट। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे ग्लूकोज है हमारा। ग्लूकोज को जो है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसको जो है एटीपी जो है मिलती है। एंड उससे मैंने आपको बताया था कि एटीपी को हम जब भी यूज़ करेंगे फॉर इट्स एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी के लिए बेसिकली यूज़ हो रहा है, तो वहाँ से उसका एक फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो टूट जाता है एंड वो फॉस्फेट जो है वो किसी भी या तो दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है या फिर उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो यहाँ से एटीपी से निकला है एंड उसको ये जो है वो एटीपी बन गया है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला है ये जाके ग्लूकोज से जुड़ जाता है। ग्लूकोज से जुड़ने के बाद ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। 6 फॉस्फेट क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो ये इसके एंड में जुड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट कार्बन से जो है हमेशा हम काउंटिंग शुरू करते हैं, बिकॉज यू नो इट कंटेन्स द एल्डिहाइड ग्रुप, और जो फॉस्फेट ग्रुप है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये नॉमेनक्लेचर में। देन हम देखते हैं कि जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको पता है कि आइसोमर्स है, सो ग्लूकोज जो है वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट कार्बन पे अगेन फॉस्फेट तो आपका लगा ही हुआ है, सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसके बीच में हर स्टेप्स के बीच में एंजाइम होते हैं, सिर्फ एक स्टेप के अलावा। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बीच में एंजाइम है आपका काइनेज राइट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनने के बीच में है आइसोमेरेज राइट, आइसोमेरेज एंजाइम है। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, यानी फ्रक्टोज के 6 फॉस्फेट जो है उसमें अगेन आपका एक और एटीपी जुड़ता है, अगेन उसमें से एक फॉस्फेट टूट के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जुड़ेगा। क्योंकि लास्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है और कोई कार्बन फ्री नहीं होता है, तो ये फर्स्ट कार्बन पे जुड़ता है, सो इट बिकम्स 1,6। बट यहाँ पे बाय नहीं किया कहा गया है, बिस कहा गया है। आपने बिस जो है वो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा शायद। बिस जो है इसका मतलब है बाय एंड सिस, यानी ये जो इसकी इसका ओरिएंटेशन है दैट इज सिस फॉर्म, यानी कि दोनों के दोनों जो फॉस्फेट है या तो वो ऊपर की तरफ लगे हुए हैं या फिर नीचे की तरफ, यानी कि वो जो है सिस फॉर्म में राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड इट इज बाय सिस राइट। फिर देखते हैं कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है इसके लगने में अगेन आपको मैं बता देता हूँ, जब भी आपका एटीपी से कोई भी यूज होगा तो वहाँ पे काइनेज एंजाइम जरूर लगेगा। सो यहाँ पे भी आपका जो है एंजाइम जो यूज हुआ है दैट इज काइनेज ओनली। इन एंजाइम्स को अगर आप लिख लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 12th एग्जाम में भी आ सकता है एंड नीट एग्जामिनेशन में तो ये जरूर ही आते हैं राइट। उसके बाद आप आगे देखते हैं कि जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था, दोनों तरफ आप ऐसा समझिए कि जो फॉस्फेट है वो कुछ टग ऑफ वॉर चल रही है, दोनों तरफ से वो जो है फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है उसको खींच रहे हैं। ये खींचने की वजह से फ्रक्टोज जो है वो बीच में से ब्रेक हो जाता है, यानी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था आपको पता है, वो जो है 3-3 कार्बन का मॉलिक्यूल्स में दोनों तरफ से टूट जाता है। दोनों तरफ एक एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा हुआ है जो कि उसे दोनों तरफ पुल कर रहे हैं, वो 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूट गया, यानी 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट बनते हैं, जस्ट अ लिटिल बिट, क्योंकि फ्रक्टोज जो है वो पूरा का पूरा अगर 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूटा है तो वो डेफिनेटली जो है सेम होने चाहिए, बट थोड़ा सा डिफरेंस आता है क्योंकि ये दोनों जो है वो आइसोमर्स है। फर्स्ट आपका है ट्रायोज फॉस्फेट का आ गया क्योंकि ये 3 कार्बन का है, नाम इसका आप देख सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, यानी कि
क्योंकि हमेशा जो है वो फॉस्फेट जो है एंड वाले कार्बन पे लगता है। सो 3 कार्बन का है, थर्ड कार्बन पे लगा है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड दूसरा है आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का आपको अपनी शॉर्ट फॉर्म शायद पढ़ा होगा DHAP। वहीं आपने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का भी पढ़ा होगा GLAP, राइट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। उसके बाद ये दोनों जो है वो आपको पता है कि आइसोमर है, तो ये आइसोमर जो है एक दूसरे में वापस कन्वर्ट हो सकते हैं। जिस तरह ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है, उसी तरह डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में अगेन आपका एंजाइम कौन सा आएगा, लिखिए आइसोमेरेज, राइट। तो यहाँ पे भी आप एंजाइम का नाम लिख लेंगे। अगर आप बुक में लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी अपनी बुक में ऐसे बहुत सारे काम करता था, वहीं पे जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती थी उसे एनसीईआरटी में लिख लेता था। क्योंकि वैसे भी आप बहुत सारी जगहों पे अगर आप अलग से नोटबुक बना लेते कि मैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें रखूंगा, सो इट विल रियली बिकम अ हेडेक। बहुत सारी नोटबुक्स हो जाएंगी, बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी आपके पास। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि रिवीजन के टाइम पे आप अगर एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ सकें तो दैट इज़ वेरी गुड। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी में मिलती है, आपको कोई बुक कोई नोटबुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। उसके बाद आपके अब क्या हुआ कि जो आपको डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है दैट अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हो गए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल्स हो गए। इसका मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल हो गए आपके 3 कार्बन के। ये जो है दोनों मॉलिक्यूल 3 कार्बन के जो हैं अगेन आगे जो हैं अपना एक हाइड्रोजन लूज करते हैं, यानी डिहाइड्रोजनेशन होता है इनका। वो जो हाइड्रोजन जो ये लूज करते हैं वो चला जाता है NADP प्लस के बाद। NADP प्लस के पास गया और दोनों जो है H प्लस H जो है उसके साथ जुड़ गए एंड फॉर्म NADH प्लस H प्लस। यहाँ पे प्लस H प्लस इसलिए कहा गया है क्योंकि दैट डज नॉट फॉर्म अ परमानेंट बॉन्ड विद NADH, लेकिन वो NADH के साथ ही रहता है। इसको आप ऐसे ही याद रखें, इसको NADH2 ना बनाने की कोशिश करें, राइट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आप देखते हैं जो ये ट्रायोस फॉस्फेट यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था हमारा, ये कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर डीहाइड्रोजनेशन इनटू टू ट्रायोस फॉस्फेट यानी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यानी आपको पता है कि एल्डिहाइड जो है अगर डीहाइड्रोजनेशन होता है उनका, या फिर आप कह सकते हैं जब हाइड्रोजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन हमारा हट जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब होगा तो एसिड बनाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। सो यू कैन सी ये एल्डिहाइड जो था ये हमारा, इसका ऑक्सीडेशन हुआ यानी उसने हाइड्रोजन लूज किया, इट फॉर्म्स अ ऑर्गेनिक एसिड दैट इज विस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस सिर्फ अकेला यही एक ऐसा स्टेप है पूरी के पूरी ग्लाइकोलिसिस में जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, डायरेक्ट NADH आता है, NADH प्लस आता है, NAD प्लस आता है, सॉरी NADH इज आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो ये क्या होता है, NADH आता है एंड ऑक्सीडेशन, सॉरी डायरेक्टली जो NADH है वो आता है, उसका रिडक्शन होता है एंड वो हाइड्रोजन को लेके चला जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि जो आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था दैट कन्वर्ट्स इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी उसमें से जो है एक जो आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो निकल गया है। अब आपका एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल के कहाँ जाएगा, डेफिनेटली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमेशा ADP के पास जाता है टू फॉर्म ATP, राइट। तो ये इस स्टेप में अगेन आपका एंजाइम क्या होगा ये आपको पता ही है। जब भी ATP से हमें कोई भी फंक्शन होता है तो द एंजाइम इज काइनेज। तो मैं हर स्टेप में नहीं बताऊंगा ये। तो यहाँ पे जो है आपको पता है कि यहीं से आपके दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी दो मॉलिक्यूल है, ये भी आपका दो मॉलिक्यूल है। तो जो दो मॉलिक्यूल से एक एक फॉस्फेट निकलेंगे यानी कि दो ATP फॉर्म होंगे, राइट। तो ये दो ATP फॉर्म हो गए। आपने देखा कि जो ऊपर है आपके दो बार ATP यूज हुआ यहाँ और यहाँ, और यहाँ एक ही बार में दो ATP फॉर्म हो गया, यानी हिसाब बराबर, ना तो ATP यूज हुआ ना ATP हमारा खर्च हुआ, ये ATP उतना का उतना ही रह गया। तो आगे हम देखते हैं जो आपका ट्रायोस फॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन चुका है एक फॉस्फेट को दान करने के बाद, वो उसके बाद हमारा कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, दैट इज अगेन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो क्या है कि यहाँ पे जो आपका थर्ड कार्बन पे लगा हुआ था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मैंने आपको बताया था कि फॉस्फेट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लास्ट कार्बन पे लगता है। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था तो थर्ड कार्बन पे लगा हुआ था, बट अब हम देखते हैं कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ही है बट यहाँ पे सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है फॉस्फेट। ऐसा क्यों है, तो ये जो है एंजाइम के कारण होता है, दैट इज म्यूटेज। ये जो है म्यूटेज एंजाइम होता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को थर्ड कार्बन से उठा के सेकंड कार्बन पे लगा देता है। ये इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो टग ऑफ वॉर खेलते रहते हैं, यानी वो जो है वो कंपाउंड को खींचते रहते हैं एंड काफ़ी हद तक अनस्टेबल बनाते हैं। तो जो कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए हमें ये लगाना पड़ा।
उसके बाद अगेन जो है हम इसमें से वाटर जब रिलीज करते हैं इट अगेन बिकम्स अनस्टेबल, यानी कि ये जो है वापस से रिएक्टिव हो जाता है। वाटर हम रिलीज करवाते हैं इसमें से तो ये बन जाता है फॉस्फोफिनॉल फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो इनॉल ग्रुप आ जाता है इसमें एंड पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। इसमें से जो है अगेन ये एक अनस्टेबल कंपाउंड या फिर रिएक्टिव कंपाउंड बन जाता है। इसमें से अगेन आपका एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है निकलेगा, अगेन काइनेज एंजाइम यूज होगा और यहाँ पे अगेन दो एटीपी फॉर्म होंगे क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं। यहीं से आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ सब जो है वो दो मॉलिक्यूल्स हैं। दोनों मॉलिक्यूल से अगेन एक एक फॉस्फेट रिलीज हुआ, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होने के बाद वो एडीपी के साथ जुड़ेगा, दो एटीपी फॉर्म होंगे। तो ऊपर जो है हमारा हिसाब बराबर हो गया था, लेकिन यहाँ पे हमारे दो एक्स्ट्रा एटीपी फाइनली फॉर्म हो चुके हैं, जो कि आगे आपको बेसिकली जो आपका एंड प्रोडक्ट आप कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस का, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, राइट। तो ये हमारा ग्लाइकोलिसिस था। आगे हम देखने वाले फर्मेंटेशन, थोड़ा सा बचा हुआ है हमारा, तो वो भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड इन बाय ग्लाइकोलिसिस। These are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation, and aerobic fermentation and aerobic respiration, right? तो आप देखेंगे fermentation takes place under anaerobic condition in many prokaryotes and unicellular eukaryotes for the complete oxidation of glucose to CO2 and H2O. However, organism adopt Krebs cycle, which is also called as aerobic respiration. This requires O2 supply. यानी ये आप ध्यान रखें कि जो आपका alcoholic fermentation है that takes place in most of the times in the prokaryotes and sometimes in unicellular eukaryotes, just like yeast. Yeast जो है आपका एक eukaryote है, that is a fungi. सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी आपको पता है, जिसको हम बेकर्स और ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं। उस वो जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, जो कि बेसिकली ग्लूकोज या फिर किसी भी कार्बोहाइड्रेट सब्सट्रेट को सबसे अच्छे तरीके से यूज कर पाता है टू कन्वर्ट इट इनटू अल्कोहल। जो कि ये भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे कि यीस्ट जो है वो 13% अल्कोहल कंसंट्रेशन पे उसको पॉइजनिंग हो जाती है एंड इट डाइज। तो ये जो भी बेवरेज वो फॉर्म कर सकता है दैट मैक्सिमम उसकी कंसंट्रेशन जो है 13% अल्कोहल हो सकती है। अगर उससे ज़्यादा बनाना है तो उसे बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, लाइक डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसके कारण जो है वो अल्कोहल की कंसंट्रेशन को बढ़ा पाते हैं। आगे देखते हैं इन फर्मेंटेशन say by yeast, the incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic conditions by sets of reactions where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol. इथेनॉल को ही हम यहाँ पे अल्कोहल कह रहे हैं। आप ध्यान रखें, नॉर्मल लैंग्वेज में जो कॉमन अल्कोहल है दैट इज बेसिकली इथेनॉल ओनली, C2H5OH. The enzymes pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze this reaction. ये आप दोनों के दोनों ही एंजाइम्स ध्यान रखेंगे बिकॉज समटाइम्स एंजाइम्स आर ऑल्सो आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं ये वीडियो बोथ 12th पॉइंट ऑफ व्यू एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। डेफिनेटली अगर 12th वाले बच्चे वो वीडियो देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इट गिव्स बेटर इन्फॉर्मेशन, राइट। तो ये जो है आपकी क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सो इट इज मोस्ट लाइकली टू कम इन 12th एग्जामिनेशन। हाउएवर ये आता नहीं है क्योंकि इस जो मेनली रेस्पिरेशन प्लांट्स है फोकस इनका एरोबिक रेस्पिरेशन पे होता है। Other organism like some bacteria produce lactic acid from pyruvic acid. ये बात आप ध्यान रखें कि जो हमारा फर्मेंटेशन है, जो आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ये मोस्टली अकर्स इन द ओनली जो प्रोकैरियोट्स या फिर एनारोबिक यूकैरियोट्स जो कि सिंगल सेलुलर होते हैं, बट इन सम ऑफ द यूकैरियोट्स जो कि मल्टी सेलुलर भी होते हैं, इवन इन ह्यूमंस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है क्या है कि जो हमारा पायरुविक एसिड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ये जो है सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका, ये 12th एग्जामिनेशन में भी बहुत आता है। सो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो है बेसिकली यूज करता है जितने भी हमारी पायरुविक एसिड है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी मसल्स में। हमारी मसल्स में जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में चाहिए होता है और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तब ये जो है क्रेब्स साइकिल और ईटीएस को परफॉर्म नहीं कर पाते हमारे मसल सेल्स, और वो जो है हमारे हमारी जो पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ है ग्लाइकोलिसिस में, क्योंकि उसमें तो O2 चाहिए नहीं होती है, सो वो जो पायरुविक एसिड यूज हुआ है उसको जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। उसी की वजह से कभी कभी हमें क्रैम्प्स या पेन फील होता है, जो कि बाद में थ्रू ब्लड और जो हमारी ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स है उनके थ्रू जो लैक्टिक एसिड जो है वापस हमारे लिवर में जाता है, जहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन, जिनको अगेन बाद में हम ग्लूकोज को अगेन रेस्पिरेशन में यूज कर पाते हैं, राइट।
आगे हम देखने वाले ये जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है सबसे पहले हमने जो हमारी सारी की सारी प्रोसेस हुई उसके बाद हमारा पायरुविक एसिड बना। इन पायरुविक एसिड को दो तरीके से यहाँ पे यूज़ करके दिखाया हुआ है, लैक्टिक एसिड बना है और इथेनॉल बना है। इन दोनों ही प्रोसेसेस में जो है क्या हुआ है कि एक NADH जो है डी में प्लस में कन्वर्ट हो गया। यानी हमने वहाँ देखा था ग्लाइकोलिसिस में कि हमारा एक NADH फॉर्म हुआ था एंड दो ATP फॉर्म हुए थे। वो जो NADH वहाँ यूज हुआ था, बना था, वो यहाँ पे यूज हो रहा है। यानी कि दिस इज बेसिकली अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। एक तो हमें पहले ही जो है दो ATP का यूज हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया था वो हिसाब बराबर करने वाली बात में। तो और ऊपर से जो है यहाँ पे जो NADH बना था जो कि आगे चल के हमें 3 ATP देने वाला था, वो भी यूज हो जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है या फिर अल्कोहल फर्मेंटेशन है, दैट इज बेसिकली अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, और वो नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, राइट। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, क्रैब साइकिल और ETS के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर जिन लोगों ने देखा है, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यहाँ पे आपको जो है इस साइड में वीडियो का सब्सक्राइब करने का बटन मिल जाएगा, और साथ में जो बेस्ट वीडियोस हैं इस चैनल की और आपको मोस्ट हेल्प करेंगी, ये यहाँ पे वीडियोस आ जाएंगी।